ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना मूवमेंट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 1948 से 69 तक जो कुछ हुआ था वो पढ़े थे। ये पार्ट 2 में 69 से 1990 तक क्या क्या हुआ वो सब कुछ इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये मोबिलाइजेशन फेज़ है। मोबिलाइजेशन फेज़ में कई वाक़ियात पेश आते, कई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होते, कई तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फार्मूलास लाए जाते जिसको हमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 69 से 72 तक क्या होता। तो 69 में जो एजिटेशन होता तेलंगाना का, उसकी सबसे बड़ी वजह यह रहती कि गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में और पब्लिक स्पेंडिंग यानी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी होती, जिसकी वजह से 1969 में एजिटेशन का आगाज़ होता। यानी जो जेंटलमैन एग्रीमेंट के जो सेफ गार्ड्स है उसकी खिलाफ वर्जी होती, तो उसकी वजह से 1969 में ये प्रोटेस्ट होता। उसके बाद क्या होता, 1969 में तेलंगाना पीपल्स कन्वेंशन के नाम से एक पॉलिटिकल ग्रुप रहती, उसको जो है तेलंगाना प्रजा समिति में कन्वर्ट करते 25 मार्च 1969 को, और मदन मोहन उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते। और उसके बाद थोड़े से अरसे के बाद एक मशहूर पॉलिटिकल शख्स को उसके हेड बनाना बोल के उनको हटा के, मदन मोहन को हटा के उनकी जगह पर मर्री चन्ना रेड्डी को जो है उसका सदर बना देते। जब मर्री चन्ना रेड्डी उसके सदर बनते तो और तेलंगाना प्रजा समिति पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविटीज मजीद बढ़ जाते, और उसकी वजह से कई प्रोसेशंस, रैलियां निकलते, हड़ताल होते, बंद होते और मास लेवल पे सत्याग्रह प्रोग्राम्स होते, और स्टूडेंट भी जो है बड़े पैमाने पे एहतजाज करते। 1969 की शुरुआत में एक मेजर इवेंट ये होता कि उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, और वहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की निगरानी में एक ऑल पार्टी एकॉर्ड बनता, एक समझौता कायम होता, और उसमें ये इस बात का वादा किया जाता तेलंगाना के लोगों से कि तेलंगाना के लिए और भी हम सेफ गार्ड्स रख रहे, और भी हम बहुत ज़्यादा केयरफुल्ली काम करेंगे। तो उस समझौते में, उस एकॉर्ड में 3 बातों का फैसला होता। सबसे पहली बात तो यह है कि तेलंगाना वालों के लिए जो जॉब्स हैं उनकी जगह जो नॉन तेलंगाना वाले हैं उनको इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक वादा। दूसरा वादा यह है कि तेलंगाना के जो सरप्लस फंड्स हैं उसको तेलंगाना के लिए यूज करते। और तीसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स को ये बोले थे जो भी उससे पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद भी प्रोटेस्ट करे, ये होने के बाद भी, तो उस वक्त स्टूडेंट्स बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ रहे थे, तो स्टूडेंट को ये बोले कि आप लोग जो है अपना प्रोटेस्ट थोड़ा सा रोक दीजिए। स्टूडेंट को बोला जाता अपना प्रोटेस्ट रोक दो, उसके बावजूद स्टूडेंट और समाज के अलग अलग तबकात के लोग बहुत एक्टिवली उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते। और 1969 तो समझिए पूरा साल प्रोटेस्ट, हड़ताल, प्रोसेशंस, जुलूस, सब कुछ वही हो रहा था 1969 में। इसी दौरान क्या होता कि हुकूमत भी बहुत ही ताकत के साथ इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती, और इस दौरान पुलिस की फायरिंग होती प्रोटेस्टर्स पर, और इस दौरान 369 यंगस्टर्स जो नौजवान थे, स्टूडेंट्स थे, उनकी जान चले जाती, उनकी हलाकत, उनकी मौत हो जाती। उसके बाद 8 पॉइंट फार्मूला या 8 पॉइंट प्लान का ऐलान उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऐलान करते, और उसमें ये फैसला करते कि इस 8 पॉइंट प्लान के जरिए से तेलंगाना वालों के अंदर एक भरोसे का माहौल कायम किया जाए। तो इस मामले में क्या होता कि प्राइम मिनिस्टर दोनों तरफ के लीडर्स, आंध्रा के और तेलंगाना के लीडर्स से बात करते, और 12 अप्रैल 1969 को 8 पॉइंट प्लान का ऐलान करते। लेकिन ये 8 पॉइंट प्लान जो रहता, अगरचे कि ये तेलंगाना वालों के लिए लाते, लेकिन इससे तेलंगाना के लीडर्स खुश नहीं होते, बल्कि उसको रिजेक्ट कर देते। उसके बाद वो चलते रहता प्रोटेस्ट 69, 70, 71। तो 71 में क्या होता कि इंदिरा गांधी इलेक्शंस का ऐलान करते, थोड़ा पहले चले जाते इलेक्शंस के लिए। तो उस वक्त उनका नारा रहता गरीबी हटाओ। तो
उस नारे की वजह से कांग्रेस पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री, बहुत बड़ी कामयाबी मिलती 1971 में। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि तेलंगाना के टोटल उस वक्त 14 पार्लियामेंट सीट्स रहते, जिसमें से 10 सीट्स तेलंगाना प्रजा समिति को मिल जाते। तो इस तरह से तेलंगाना में इंदिरा गांधी की लहर नहीं चलती, तेलंगाना में तेलंगाना प्रजा समिति की लहर चलती। तो इंदिरा गांधी को समझ में आ जाता कि भाई मेरी पूरे मुल्क में इतनी बड़ी लहर चली लेकिन तेलंगाना में नहीं चली, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने जो है बिल्कुल सेपरेट तेलंगाना को बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं करते थे, उसके फेवर में उन्होंने नहीं रहते थे। लेकिन गरीबी हटाओ जो उनका नारा था, उसकी वजह से उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलती। 92 में और भी कुछ अहम वाक़यात पेश आते। सबसे पहला वाक़या ये पेश आता कि 1972 के 4 फरवरी को आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट ये बताता कि मुल्की रूल्स नहीं चलेंगे, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद तेलंगाना वालों में मायूसी का माहौल पैदा हो जाता, मायूस हो जाते। उसके बाद फिर इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला जाता, और उसके बाद 1972 के अक्टूबर 3 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह आता कि मुल्की रूल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल, बल्कि उसकी वैलिडिटी है, उसकी अहमियत है। तो यह तेलंगाना के हक में यह फैसला आता। तो एक तरफ एपी के हाई कोर्ट में यह फैसला आता और सुप्रीम कोर्ट क्या करता, उस फैसले को बर्खास्त करके अपना यह फैसला सुनाता कि मुल्की रूल्स जो है उनकी अहमियत अपनी जगह है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती, वो लोग 5 पॉइंट प्लान का ऐलान करते 27 नवंबर 1972 को। उसके बाद यह होता कि 5 पॉइंट प्लान का ऐलान करते, लेकिन आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि मुल्की रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी वजह से अब आंध्रा वाले नाराज हो गए, तो वो लोग जय आंध्रा मूवमेंट शुरू करे। जय आंध्रा मूवमेंट मतलब हम लोगों को आंध्रा को अलग कर दो, हम लोगों को नहीं रहना है तेलंगाना के साथ। तो जय आंध्रा मूवमेंट शुरू हुआ। उसके बाद इधर भी गड़बड़ उधर भी गड़बड़। तो उसके बाद क्या करती सेंट्रल गवर्नमेंट 1973 में 21 सितंबर को एक और फार्मूले का ऐलान करते, 6 पॉइंट फार्मूला। तो पहले 8 पॉइंट फार्मूला, उसके बाद 5 पॉइंट फार्मूला, अब ये 6 पॉइंट फार्मूला का ऐलान कब करते, दूसरे साल सितंबर में करते। उसके बाद जब ये 6 पॉइंट फार्मूला का ऐलान करते, तो जो चन्ना रेड्डी रहते, उनकी जो पार्टी तेलंगाना प्रजा समिति रहती, तो उन्होंने खुश होके क्या करते, अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मिला देते, मर्ज कर देते। तो उसके बाद क्या होता, 1973 के बाद बहुत ज्यादा अब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती, तेलंगाना मूवमेंट जो है एक तरह से थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता। और भरोसा दिलाने के लिए और आगे चल के कोई लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होना, बल्कि जो ये 6 पॉइंट फार्मूला है, इसके तहत 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता 6 पॉइंट फार्मूला को और कानूनी हैसियत देने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए। तो मैं जैसा बताया 73 के बाद कोई ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन 10 साल तक बहुत कुछ होता, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा वाकया पेश नहीं आता। और 83 में क्या होता कि तेलुगु देशम पार्टी कांग्रेस पार्टी को हरा के जो एनटी रामाराव है, उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर बन जाते। इन्हों चीफ मिनिस्टर 83 में बनते, और 85 में जो तेलंगाना के एम्प्लॉयज रहते, वो लोग ये बताते कि 73 में इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला, बल्कि आंध्रा से और लोग आए और तेलंगाना के लिए जो जॉब्स फिक्स थे तेलंगाना के लोगों के लिए, वो जॉब्स भी वो लोग हासिल कर लिए। नॉन लोकल्स जो है लोकल्स के जॉब्स हासिल कर ले रहे, और लोकल्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही। तो उसके बाद क्या करते, एनटी रामाराव एक नया जीओ पास करते, और उस जीओ का नाम है जीओ 610। ठीक है, इस जियो को जारी किया जाता, और इसका मकसद यह रहता कि जो तेलंगाना के लोगों के जो इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो मफादात हैं, उनकी हिफाजत करना है। खास तौर पे कौन से मफादात, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं। तो इस जियो 610 को जारी किया जाता, किस लिए,
तो मैं आपको बता दिया वो रिक्रूटमेंट के लिए और जो है तेलंगाना के लोगों को मज़ीद जो है अपने जॉब्स हासिल करने में और आसानी होने के लिए इस जियो को जारी किया जाता। और ये जियो का डेट क्या है, 30 दिसंबर 1985 को ये जियो जारी किया जाता है। तो इस तरह से हमारा मोबिलाइजेशन का पार्ट ऑलमोस्ट 85, उसके बाद 90 तक कुछ ना कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज होते, बट मोबिलाइजेशन का जो पार्ट है वो यहाँ से ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।